ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सपा ने 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। रामपुर से आजम खान चुनाव लड़ेंगे और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने स्वार से टिकट दिया है। तो ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने और इस पर संबित पात्रा ने तंज भी कसा। लिस्ट नहीं अपराधी वही, ये तंज कसा है बीजेपी ने। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एसपी की लिस्ट प्रदेश का अपमान। और समाजवादी पार्टी की यूपी चुनाव पहली लिस्ट 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने। और आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैराना से नाहिद हसन पर एसपी ने भरोसा जताया है, तो वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया है। 159 नामों का ऐलान। बीजेपी की बात करें तो 194 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। और वहीं 159 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। आजम खान रामपुर से स्वार से आजम खान के बेटे यानी कि अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। तो 159 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। यूपी के चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 159 प्रत्याशियों का नाम है। लिस्ट की शुरुआत अखिलेश यादव से हुई, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहाने एक बार फिर चुनाव में जिन्ना का राग छेड़ दिया। बीजेपी ने कहा जिसे जिन्ना से प्यार हो वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। देखिए, अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। जनता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सियासत उसके बुनियादी मुद्दों पर पर्दा डाल ही देती है। लोकतंत्र के महापर्व में लोक से जुड़ी बातें एक बार फिर हवा हो गईं। राजनीति ने बेरोजगारी और महंगाई पर जिन्ना का जिन्न हावी कर दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यूपी के चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र वो खुद नहीं कर रही, बल्कि चुनावी अखाड़े में इनको लाने की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि बीजेपी हर बार चुनाव में पाकिस्तान को असली दुश्मन बताती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। चीनी सैनिक हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे कामकाज को बाधित कर रहे हैं। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और उसे विपक्षी दलों से राय मशविरा करना चाहिए कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। अखिलेश यादव की बातें बीजेपी को बेहद नागवार गुजरी। पार्टी ने उनके बयान को शर्मनाक बताया, पश्चाताप की सलाह भी दे डाली। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। अखिलेश पर हमलावर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी निशाना बनाया, गुंडा मवाली तक कह डाला कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए कि नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। हालांकि संबित पात्रा के बयान के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे ऊपर करहल सीट से अखिलेश यादव का नाम है। लिस्ट में अखिलेश यादव की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान का भी नाम शामिल है, जो फिलहाल जेल में बंद है।
पार्टी ने अखिलेश पर बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया, बीजेपी को झूठ और धोखे की फैक्ट्री बता दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दिया है, अब चुनौती योगी जी को दिया है कि जिन दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, आरक्षण को अजगर की तरह निकला है, भारतीय संविधान पर चोट किया है, आज बेरोजगार नौजवानों को ठगी शिकार बनाया है। इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी आज सड़क और चौराहे पर खड़ा हुआ है, साथ ही साथ किसान आज इनकी गलत नीतियों के नाते हाशिए पे आ गया है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के रण में 58 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में उन्हीं इलाकों में मतदान होना है जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है। किसान नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गन्ने की जगह जिन्ना को मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन साल भर दिल्ली की सीमाओं पर बैठने के बाद किसानों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है और बीजेपी को चुनाव में इसका सबूत भी मिल जाएगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के चुनावी दंगल में खुद को सबसे चमत्कार चेहरा साबित करने में जुटे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अवैध रेत खनन के मुद्दे पर विरोधियों के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर से लेकर बीजेपी तक सब चन्नी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि चन्नी का दावा है कि ईडी की छापेमारी के बाद सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और वो उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रच रही हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने अवैध खनन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरना शुरू कर दिया है। सूबे में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पंजाब में चल रहे अवैध रेत खनन में मुख्यमंत्री चन्नी और उनके रिश्तेदारों के नाम है, लिहाजा सीएम चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमने जो एक बड़ी मांग आज गवर्नर साहब से करी है वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करे और नाजायज रेते की माइनिंग जो पूरे पंजाब में एक रैकेट चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो। जिन जिन रिश्तेदारों का चन्नी साहब का इसमें नाम आ रहा है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो। ये हमने गवर्नर साहब से, आज गवर्नर साहब ने हमारे मेमोरेंडम को रख लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पूरी हमारी पिटीशन को, हमारी कंप्लेंट को स्टडी करके बहुत जल्द इस पे फैसला लेकर अप्रोप्रिएट एक्शन इस पर लेंगे। रिश्तेदार के घर ईडी की रेड के बाद से चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चन्नी को बेईमान कहने से भी नहीं चूके। सीएम चन्नी ने इस बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी बात कही है। हालांकि अवैध रेत खनन के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चन्नी को क्लीन चिट देने से बच रहे हैं, लेकिन वो चुनाव के वक्त ईडी की छापेमारी को बीजेपी के बदले की राजनीति बता रहे हैं। We do not do anything illegal. We are not a trickster like him. We are not a deceiving man like him. We trust EC ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ। EC is the biggest authority for conducting elections. The EC will decide. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने के लिए जिस सर्वे की बात कही थी वो सर्वे भी फर्जी था। कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਟਾ ਦੁੱਧ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ बेवकूफ बना रहे हो, ਤੁਸੀਂ ट्रिक चल रहे हो, डर्टी ट्रिक। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि उसने एक प्रयास किया कि वो पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना दे, मैंने बेनकाब कर दिया।
चरणजीत सिंह चन्नी ईडी रेड को खुद के खिलाफ एक बड़े साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, तो लगे हाथ ये भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में उनके खिलाफ तमाम पार्टियां एक हो गई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में चन्नी ने कहा, आम आदमी पार्टी, अकाली दल समेत सभी विपक्षी दल मेरे खिलाफ एक हो गए हैं। इन्हें बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है। चन्नी के अलावा कोई भी उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं लगता। मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची जा रही है। ईडी रेड एक बड़े प्लान का हिस्सा है। पहले भी बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस तरह किया गया है। रेत माफिया से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमारी सरकार आने वाली है और लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। मेरी वजह से विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई है। वो अपने उम्मीदवारों के चयन में भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अलग अलग वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने हाथ मिला लिए हैं। आज एलीट ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई आम व्यक्ति कैसे सीएम बन गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर ने भी चन्नी पर अवैध रेत खनन में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। कैप्टन का दावा है कि चन्नी जांच से बचने के लिए ही खुद को बेकसूर बता रहे हैं। कैप्टन ने चन्नी के बचाव में उतरे सिद्धू पर भी निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सिद्धू को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान से उनके पास फोन आया था कि सिद्धू को फिर से मंत्री बना दो। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब में उसके पास सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोकप्रिय नेता है, तो वहीं लोकप्रिय एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका जैसे लोगों के उम्मीदवार बनने से पार्टी की ताकत दोगुनी हो गई है। मैं हमेशा मानता हूं कि चन्नी साहब ने बहुत कमाल का काम किया था पिछले कुछ समय में। कोशिश तो सब लोगों ने महसूस की है उनकी, और जहां तक मुख्यमंत्री होने का सवाल है, मुझे लगता है लोग चुनते हैं। जो सारे जो कैबिनेट रैंकिंग होती है, जो हाई कमांड होती है हर पार्टी की, वो डिसाइड करती है कि कौन होना चाहिए चेहरा, और वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि उनको लगता है कि एक लीडर का फेस फाइनली मिल गया हमें, जो हमें सही रास्ते तक लेके जाएगा, आगे लोगों तक पहुंचाएगा। सो आई फील कि शायद कांग्रेस ने वो देखा होगा, सोचा होगा कि चन्नी साहब हैं और इसलिए वो वीडियो आप चाहते हैं कि चन्नी साहब दोबारा सीएम? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। चन्नी साहब बहुत कमाल के इंसान हैं। बताना चाहूँगी, जैसे हम कैंपेनिंग भी करते हैं, अभी भी करीब हर कैंपेन में 5 से 6 लोग ऐसे हम अलग अलग विलेजेस से पिक कर रहे हैं जिनका मेडिकल हम करवा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब हम आएँ वहाँ पे, ताकि वो अपनी जो समस्याएं हैं हमसे डिस्कस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनमें आस है कि अगर ये हमारे पास आएंगे और ये आएंगे आगे तो हमारा काम ज़रूर होगा। तो लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। को मोगा शहर में जैसे मैं रहती हूँ, हमने सोचा था कि सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे हम बनाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की वैक्सीन लगवाई कोविड के टाइम, बहुत सारे कैंप्स लगाए। काफ़ी ऐसी दिक्कतें आई जो मैं चाहती थी कि हमारे मोगा शहर में वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही थी। जैसे कि हमारा सिविल हॉस्पिटल है, आप देखेंगे उसमें बहुत ख़राब हालत है। आम इंसान भी है वहाँ पे जाने से घबराता। इधर विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नशे के मामले में फंसे अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है। जाहिर है अब मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, लेकिन बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर और ढींडसा साथ मिलकर चन्नी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में अपने गठबंधन सहयोगियों से मुलाकात के बाद सीट बंटवारे का भी ऐलान कर दिया। नड्डा ने दावा किया कि पाकिस्तान की सरहद से लगे होने की वजह से सुरक्षा पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींडसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना
यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच भले ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी कर रही हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीजेपी समेत तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर चन्नी को निशाना बना रही हैं, जबकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे वाकये को पंजाबियत पर हमला करार दे रहे हैं। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। बीजेपी के साथ गठबंधन से शिवसेना के 25 साल बर्बाद हो गए। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे ने इस बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छेड़ दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, मुंबई में तब भी बीजेपी का पार्षद था जब शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी। 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली, तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। शिवसेना प्रमुखांनी आपल्याला एक दिशा दाखवली की हिंदुत्व 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 कशासाठी? हिंदुत्वासाठी आपल्याला सत्ता पाहिजे होती। म्हणजे हिंदुत्वासाठी सत्ता की सत्तेसाठी हिंदुत्व, हा एक प्रश्न आहे। आजचं यांचं जे पोकळ हिंदुत्व आहे ते सत्तेसाठी अंगीकारलेलं एक ढोंग आहे। होय, तसंच आहे। हा एक जसे वाघाचं कातडं पांघरलेलं काय गाढव म्हणा शेळी असते, तसं यांनी हिंदुत्वाचं कातडं पांघरलेलं आहे। हे आता आपल्या लक्षात आलं, 25 वर्षांना पोहोचल्यानंतर लक्षात आलं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि जिस हिंदुत्व के बूते बीजेपी पूरे देश पर हुकूमत कर रही है, उद्धव ने उस हिंदुत्व को लेकर ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना के 25 साल बर्बाद होने के उद्धव ठाकरे के इस बयान ने बीजेपी को बौखला दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों की क्रोनोलॉजी समझाने लगे। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। जब तक हमारे साथ वो थे, तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद चौथे नंबर पर चले गए, तो कौन किसके साथ सड़ा, ये उनको याद करना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन किया, लेकिन फडणवीस ने सवाल दागा कि क्या जिस कांग्रेस के सहारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उस कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बाला साहब का नाम लेने को भी तैयार है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है, और ये सही है। जिनके साथ आप बैठे हो, उस कांग्रेस के सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी की ओर से एक ट्वीट तो करके दिखाइए बाला साहब ठाकरे जी के लिए, एक ट्वीट, बाकी छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तो करके दिखाइए। अरे कितने लाचार हैं आप, जिनको वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के जन्मदिन पर जन्मदिन का अभिवादन करने में भी शर्म आती है। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप हमको ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जिस महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी शामिल है। जाहिर है एनसीपी भी हिंदुत्व को लेकर खुलकर तो बोल नहीं सकती, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका मिले तो उसे जाया क्यों होने दे। ये सच्चाई है, देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है, धीरे धीरे वो सारे दल को हड़प कर उन्हें खत्म कर देती है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर हुए विवाद के कारण दोनों का रिश्ता टूट गया। आधी रात को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एनसीपी नेता अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन शरद पवार ने इस सरकार को अवैध बताया और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और रफ्ता रफ्ता शिवसेना और बीजेपी की दूरियां बढ़ती चली गयी।
हालांकि बीच बीच में दोनों तरफ से ऐसे बयान भी आए जिससे इशारा मिला कि भविष्य में बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ सकती हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का ताजा बयान इस बात की वानगी है कि शायद शिवसेना और बीजेपी अब शायद ही कभी हाथ मिला पाए। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।